अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं यूके आ गया हूँ और मुझे इतने मैसेजेस व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी दोस्त जो हैं वो मैसेज करके पूछ रहे हैं कि यार हमें भी गाइड करो, हमने भी यूके आना है। काफ़ी सारे तो मैसेज आ रहे हैं, तो इस बहुत मुश्किल हो रहा है सबको समझाना कि पूरा प्रोसेस, क्योंकि कि ये पूरा प्रोसेस है स्टडी वीज़ा का, क्योंकि मैं स्टडी वीज़े पे आया हूँ। तो समझाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि उन्हें एक छोटी सी वीडियो बना लूँ जिसमें मैं सारा प्रोसेस, मैं मेरा वीज़ा कैसे लगा, मैंने मेरी क्वालिफ़िकेशंस क्या थी और क्या एक्सपेंसेस आए, ये सब मैंने सोच रहा हूँ कि जो है वो अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँ और ताकि सबको हेल्प हो सके। तो स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है वो एक इंग्लिश टेस्ट की होती है। इंग्लिश टेस्ट है मुराद मेरा है आइल्स या लैंग्वेज सर्ट। ये दो टेस्ट होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं और अच्छे बैंड के साथ इनको पास करना पड़ता है स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये काफ़ी बच्चे इग्नोर कर देते हैं, मैंने भी इग्नोर किया था और मैंने अप्लाई कर दिया था, लेकिन इसके बाद आगे जाके मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, वो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। तो अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इन दोनों टेस्ट में से कोई एक टेस्ट लाजमी दें, आइल्स और लैंग्वेज सर्ट। आइल्स अगर आप देंगे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप इंग्लैंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज सर्ट भी एक्सेप्ट होता है, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन मोस्टली कर भी लेती हैं। तो इन दोनों में से कोई एक टेस्ट जो है वो आपने मस्ट ज़रूर देना है और अच्छे बैंड के साथ पास करना है। और उसके बाद जो है आपका, अगर आपने ये बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर ली तो समझिए कि आपका 10% या 15% जो है वो काम हो गया है। तो जब आप इंग्लिश टेस्ट पास कर लेते हैं, लैंग्वेज सर्ट या फिर आइल्स, तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आपने कभी भी एक या दो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं करना, आपने कम से कम 3 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, ताकि आपको किसी एक या दो यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आए। फिर आप उन यूनिवर्सिटीज़ की ऑफ़र्स को कंपेयर करके, फ़ीस के लिहाज से और अकोमोडेशन के लिहाज से आप कंपेयर करके फिर जो है वो आप आगे डिसाइड कर सकें कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो एक या दो यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना, कम से कम 3 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ में आपने मस्ट अप्लाई करना है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हाउ टू अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा। काफ़ी दोस्तों ने मुझसे यही सवाल पूछा है कि यार हम कैसे अप्लाई करें स्टडी वीज़ा के लिए। तो यार सिंपल सा स्टेप है कि आपने जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपने जाना है यूके में, आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएं। वहाँ पे आपको इंटरनेशनल सेक्शन में, उनका हर यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल सेक्शन होता है, वहाँ पे आपको उनके यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदे या कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे, आप जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं उनसे कांटेक्ट करके। वो आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदे होते हैं, तो ये कमीशन बेस पे काम करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस साथ लेके चलते हैं, जो जो चीज़ें ये आपसे मांगते हैं आप उनको दे दें, तो वो आपका जो है वो अप्लाई कर देते हैं और आपको साथ साथ वो गाइड करते रहते हैं। उसके अलावा आपके सिटी में भी काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स होंगे जो पैसे लेके भी काम करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, आप उनके थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आपको वो अच्छी ऑफ़र निकलवा के दे सकते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, किसी कम कॉस्ट वाली यूनिवर्सिटी से, तो आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं। तो जब आप अप्लाई कर देते हैं बैचलर्स के लिए, अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं और आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप बैचलर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफ़र देती है। यहाँ पे ऑफ़र आती है कंडीशनल और अनकंडीशनल। आपकी ऑफ़र को अनकंडीशनल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी जो आपको ऑफ़र दे वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, कंडीशनल ऑफ़र नहीं होनी चाहिए। आपने यही कोशिश करनी है कि पहली बार में जब आप यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट, जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो लैंग्वेज इंग्लिश टेस्ट के साथ साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर दें, ठीक है, ताकि आपको डायरेक्ट जो है वो अनकंडीशनल ऑफ़र आए, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एक एक हफ्ता, एक एक दिन भी जो है वो कॉस्ट हो करता है। तो फ़र्ज़ करें हैं आपको एक यूनिवर्सिटी ने अनकंडीशनल ऑफ़र भेज दिया है,
अनकंडीशनल ऑफर्स में भी कुछ यूनिवर्सिटी कंडीशंस लगाती है, लेकिन वो कंडीशंस आपके रिलेटेड नहीं होती हैं। वो यूनिवर्सिटी ने अपनी कंडीशंस रखी होती हैं कि आप ये फुलफ़िल करें, तो फिर हम आगे आपका प्रोसेस जो है वो लेके चलेंगे और आपको कैश इशू करेंगे। ये कैश क्या होता है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। फ़िलहाल जब आप एक यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल ऑफ़र देती है, उसमें वो 2 या 3 चीज़ें मांगती है। एक पहली जो चीज़ होती है वो यूनिवर्सिटी ने बोला होता है कि आप इतने % जो है वो डिपॉज़िट करवाएं। अब फ़र्ज़ करें आपकी यूनिवर्सिटी है, उसकी टोटल फ़ीस है 11,000 पाउंड्स, तो 11,000 पाउंड्स में से वो आपको बोलेंगे कि 3,000 या 4,000 आप इनिशियल डिपॉज़िट करवाएं। एक ये स्टेप होता है वो जो अनकंडीशनल में मांगते हैं, और दूसरा स्टेप होता है वो आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन मांगते हैं, मतलब कि स्टेटमेंट। आसान लफ्ज़ों में बोलें तो वो कहते हैं कि अपनी स्टेटमेंट शो करें जो कि 28 डेज़ 28 दिन पुरानी हो, उसमें कोई इन एंड आउट ट्रांजैक्शन ना हुई हो। तो वो आपने उनको ये 2 कंडीशन मेन जो होती हैं इनको शो करनी होती हैं। तो इसके बाद यूनिवर्सिटी आपको जो है वो ऑफर कैश इशू करती है। कैश एक लेटर होता है जो कि यूनिवर्सिटी देती है, जिसमें वो सारा आपके रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है, सारी डिटेल उसमें एक लेटर में लिख के आपको देती है, जो आपको आगे वीज़ा लेने के लिए हेल्प करती है। और जब आपको कैश इशू हो जाता है तो आप समझें कि आपका 80% बल्कि 90% काम आपका डन है। जो बाकी 10% रह जाता है वो एम्बेसी पे होता है, और वो भी आलमोस्ट डन ही होता है अगर आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड हो और कोई 2 नंबरी ना हो उसमें, और जो उसमें जो पैसे पड़े होते हैं वो भी जो है वो 28 दिन उनके मैंने कोई इन एंड आउट नहीं होना चाहिए। लाइक कोई ट्रांजैक्शन विड्रॉ या पैसे जमा करवाने की कोई ट्रांजैक्शन उसमें नहीं होनी चाहिए। जब आप बात करते हैं कैश की, तो जब अनकंडीशनल ऑफ़र आती है तो आप उनकी यूनिवर्सिटी की बताई गई कंडीशंस जो 2 वो मैंने आपको बताई हैं कि एक इनिशियल डिपॉजिट होता है और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करनी होती है। जब आप ये यूनिवर्सिटी को शो कर देते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी आपको इशू करती है कैश एक लेटर होता है, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़। तो ये लेटर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाते हैं एम्बेसी, अपॉइंटमेंट लेते हैं आप, वो आपको सारा जो है वो आपका जो नुमाइंदा होता है जिसके थ्रू आप काम करवा रहे होते हैं वो आपको समझा देता है कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है आपने, तो वो सारा आप उस पर छोड़ दें। तो आप ये कैश लेके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी जाते हैं, वहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट देते हैं, वहाँ से आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, वो कुछ पिक्चर्स आपकी कैप्चर करते हैं, तो फिर आपको जो है वो एक टाइम दे देते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है प्रायोरिटी और एक होती है स्टैंडर्ड। प्रायोरिटी में ये होता है कि अगर आप फ़र्ज़ करें 5 तारीख को आप अपनी सबमिट करवा के आए हैं, बायो करवा के आए हैं, तो आपको 5 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो अगर आप स्टैंडर्ड करेंगे तो उसकी फ़ीस थोड़ी कम होती है और उसमें टाइम आपको 20 से 30 दिन लग जाते हैं आपका वीज़ा आने तक। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस होता है जो स्टडी वीज़ा में लगता है। ये जैसे स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए सारा प्रोसेस जो मैंने पूरी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ये कुछ 2-3 स्टेप्स होते हैं जो आपने करने होते हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हों, आपकी स्टेटमेंट वैलिड हो, तो आपको आसानी से जो है वो यूके वीज़ा दे देता है। तो अब अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंसेस की जो स्टडी वीज़ा पे आते हैं, तो ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और पाउंड के रेट पे भी। ये 2 बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं अपना बताऊं तो मेरी यूनिवर्सिटी थी लिवरपूल होप, और मुझे यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस थी, क्योंकि मैं बैचलर्स के लिए मास्टर्स के लिए आया हूं, तो मेरी फ़ीस थी 1 साल की 11,000 पाउंड्स। है मेरी 12,000 थी, मुझे 1,000 स्कॉलरशिप मिली। 11,000 पाउंड मेरी फ़ीस थी, जिसमें से मुझे 3,000 इनिशियल जमा करवाना था। 3,000 बनता है कोई पाकिस्तानी 7.5 लाख 7 लाख। तो ये इनिशियल जमा करवाना होता है लाजमी। इसके अगर ये आप नहीं इनिशियल करवाएंगे जमा तो आपको कैश भी नहीं आएगा। तो ये जमा करवाने के बाद जो नेक्स्ट आपका एक्सपेंस आता है वो आपका आ जाता है वीज़ा पे। वीज़ा फ़ीस होती है। वीज़ा फ़ीस आजकल है 80,000 90,000, ज़्यादा भी हो सकती है, टैक्स भी पड़ता है तो लाख तक चली जाती है। ये एम्बेसी फ़ीस होती है। उसके अलावा आपकी एक फ़ीस होती है इंश्योरेंस।
इंश्योरेंस जो आके यहाँ पे आप आते हैं इंग्लैंड 1 साल के लिए, तो जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो आपको पाकिस्तान से करवानी पड़ती है, तो उसकी भी फ़ीस होती है। और वो फ़ीस मैंने दी थी कोई तकरीबन 2 लाख इंश्योरेंस फ़ीस होती है। और उसके अलावा फिर आपकी सीट होती है। सीट के अलावा एक मेन चीज़ जो आपने टीबी टेस्ट करवाना होता है, मैं आपको बताना भूल गया कि टीबी टेस्ट भी एक लाजमी होता है। टीबी टेस्ट करवाना पड़ता है, ये आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ता है, और ये आपको इस्लामाबाद, लाहौर या मीरपुर, ये 3 जगह से आपको करवाना पड़ता है, क्योंकि यूके जो टीबी टेस्ट एक्सेप्ट करता है वो इनके 3 इदारे हैं, 3 जगह सेंटर हैं उनके, लाहौर, इस्लामाबाद और मीरपुर। वहाँ पे जाके आप अपना टीबी टेस्ट करवाते हैं। उसकी भी फ़ीस होती है, वो तकरीबन होती है 11,000 12,000, और ठीक है। और यही एक्सपेंसेस होते हैं। और जो बाकी फ़ीस रह जाती है आपकी यूनिवर्सिटी की, वो आपने यहाँ पे आके इनरोलमेंट पे 50% फ़ीस आपने जमा करवानी होती है। मतलब कि अगर मेरी 11,000 पाउंड फ़ीस थी तो मैंने 5,500 वहाँ यूनिवर्सिटी आके जमा करवानी है। 3,000 मैंने पहले जमा करवा दी, तो जो बाकी मेरी बचेगी 2,000-2,500 वो मैंने यूनिवर्सिटी में आके जमा करवानी है। तो इनरोलमेंट जब आपकी हो जाती है तब आप 50% जमा करवाते हैं। 50% जमा करवाने के बाद फिर आपने जो बाकी आपकी फ़ीस रहती है वो आप इंस्टॉलमेंट्स पे आहिस्ता आहिस्ता 1-2 महीने बाद जमा आहिस्ता करके 1 साल पूरे में अपनी फ़ीस जमा करवाते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं नीचे अपना नंबर दे दूँगा, अपना इंस्टाग्राम का हैंडल भी दे दूँगा। आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कोई फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।